फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हम 5 पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 है। 5 क्वेश्चन पेपर में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से अगर 10% भी आएंगे तो 100 में से 50 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आपको 40% नंबर चाहिए हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो आराम से आप इन 500 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और ये केवल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ही नहीं आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन तो हर टेस्ट में लॉ के ऊपर पूछे जाते हैं। HCS का एग्जाम हो, IAS का एग्जाम हो, तहसीलदार, SI, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, उसमें लॉ के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और लॉ से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है, DA है, ADA है, CS, IAS है, जुडिशरी है, इसमें तो काफी क्वेश्चन ला के ही आते हैं। तो आज हम हल करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 13, जो कि दिसंबर 2018 में कंडक्ट हुई थी। कल हमने सैंपल पेपर किया था 2000 का, जिससे पैटर्न बेस पे जो अभी 31 अक्टूबर 2021 में एग्जाम होगा, उसके लिए था। तो आइए शुरू करते हैं आज का। मैंने पहले ही जो है ना ऑप्शन को मार्क कर दिया है, क्योंकि कभी ये हाथ सेलेक्ट करना पड़ता, कभी पेन सेलेक्ट करना पड़ता, तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल, जो BCI की डिसिप्लिनरी कमेटी है, कन्फर्ड द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी CPC 1908 के तहत कोर्ट की पावर दी गई है BCI। तो सेक्शन बताना है, उस सेक्शन है 42 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस ऑन इंजुरिया सैंडेमनम। ये इसका मतलब है इंजुरी करने वाले को डैमेजेस देने पड़ेंगे। और ये केस था जिसमें ये प्रिंसिपल आया था, वो केस था असबी वर्सेस वाइट। तो राइट ऑप्शन जो है B है। और अगला क्वेश्चन है, विच वन इज लीडिंग केस ऑन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर लीडिंग केस है, जो पिछले एग्जाम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो एक्सीडेंट कर देता है, तो उसका मालिक भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जिम्मेवार है, उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। क्वेश्चन 3 की ऑप्शन B है सही। और क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का फेडरल फीचर नहीं है। तो ये ऑप्शन है हमारी सिंगल सिटीजनशिप। फेडरल सिस्टम में डुअल सिटीजनशिप होती है, जबकि डेमोक्रेसी में सिंगल सिटीजनशिप है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, तो पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368, जितने भी अमेंडमेंट होती हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 के तहत होती हैं। तो कह रहा है आर्टिकल 368 मे नॉट अमेंड, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन 6, विच आर्टिकल स्टार्ट्स विद ए सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। ये आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए राइट ऑप्शन इज D। हमारा 7वां क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 प्रोवाइड अस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, यानी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, वो सेक्शन 19 में किस चीज का प्रोविजन है? विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ये प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स विद, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किस सेक्शन को डील करता है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन को। ऑप्शन B इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC डील्स विद कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये सेक्शन 320 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये डील करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस को। अगला क्वेश्चन है 10, व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए जो लिमिटेशन है वो कितनी है? वो 3 इयर्स। तो राइट ऑप्शन इसकी है 10 की C। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडेड अंडर, किस सेक्शन के तहत एडवोकेट्स की क्लास को डिफाइन किया जाता है? मोस्ट सीनियर एडवोकेट, ये सीनियर एडवोकेट है, ये जूनियर एडवोकेट है। वो सेक्शन है 16 एडवोकेट एक्ट 1961 का। अगला क्वेश्चन है 12, राइट टू प्री ऑडियंस इज प्रोवाइडेड बाय। राइट टू प्री ऑडियंस ये किस सेक्शन द्वारा प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 23 एडवोकेट एक्ट 1961। तो 12 की राइट ऑप्शन है B। अगला क्वेश्चन है 13,
द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तो होता है सिविल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक हाई कोर्ट होती है, एक सुप्रीम कोर्ट होती है। जिस भी कोर्ट के जजमेंट का या जिस कोर्ट के अंदर अवमानना की जाती है कोर्ट की, तो उसका कंटेम्प्ट उसी कोर्ट में डलता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सेक्शन बताना था, सेक्शन कोई दिया हुआ नहीं था उसमें, तो इसकी राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हाई कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत डलता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 विद आर्टिकल 142 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डलता है। अगला क्वेश्चन है 14। सेक्शन 66A वाज इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन। किस केस में इनवैलिडेट किया गया? सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट जो 2005 में लागू किया था। तो ये कहाँ पे आया था ये जजमेंट? तो ये आया था श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कल वाले पेपर में भी था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 15। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये इज मैंडेटरी अंडर, किसके तहत ये मैंडेटरी है, जरूरी है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जो अपने CETP वगैरह बनते हैं जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, और जो एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट करता है, ये उसकी स्टडी होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करने से पहले। अगला क्वेश्चन है द टर्म सूट ऑफ ए सिविल नेचर रेफर्स टू। जो सिविल नेचर का सूट है ये किससे रिलेटेड है? इसे ये कवर करता है प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए सिटीजन। अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ रेस सब जुडाइस एम्प्लाइज। एक रूल होता है रेस जुडिकाटा जो कि सेक्शन 11 के तहत सेम इशू पे दोबारा केस डालने से मना करता है, और एक होता है रेस सब जुडाइस एम्प्लाइज। इसका राइट ऑप्शन है ए। वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टीज द अदर कोर्ट इज बार्ड टू एंटरटेन द केस सो लॉन्ग एज द फर्स्ट सूट गोज ऑन। जब तक कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में उसी सेम सब्जेक्ट पे और सेम पार्टीज के बीच में दूसरा केस नहीं डल सकता। तो राइट ऑप्शन है 17 की ए। अगला क्वेश्चन है 18। ए सूट ब्रॉट बाय ए पर्सन टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम ए स्ट्रेंजर ऑफ ए मठ प्रॉपर्टी। मठ प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने के लिए क्लेमिंग इट एज हेयर ऑफ द डिसीज महंत। जो महंत मर चुका है मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। द सूट इज डिसमिस्ड ऑन हिज फेलियर टू प्रोड्यूस द सक्सेशन सर्टिफिकेट। यानी ऐसा किसी ने केस डाला था ये, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में फेल हो गया। ए सेकंड सूट वाज फाइल्ड बाय हिम एज मैनेजर ऑफ द मठ। क्या उसी विषय पे वो दोबारा मैनेजर बन के केस डाल सकता है? इसकी राइट ऑप्शन है बी। द सेकंड सूट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, यानी दूसरा सूट वो डाल सकता है पहला सूट फाइनल होने के बाद। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ए पर्सन इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही और सी इज ए मेजर। ये बात तो ठीक है, वो मेजर होना चाहिए। ये क्वेश्चन विटनेस के ऊपर है तो होना चाहिए मेजर होना चाहिए, ए में था। और इज नॉट लुनाटिक, लुनाटिक नहीं होना चाहिए। इज नॉट ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, ज्यादा ओल्ड एज का नहीं होना चाहिए। इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। ये चार ऑप्शनों में से आपने बताना है। ये ऑप्शनें तो लगभग सभी एलिजिबल हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो है इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पुट टू हिम, यानी वो जो क्वेश्चन उसे पूछे जा रहे हैं वो उसकी समझ में आने चाहिए और उनका आंसर देने में कैपेबल हो, चाहे एज कितनी भी हो, तो वो विटनेस दे सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी। जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट है वो इररिलेवेंट है अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है 21। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ए विटनेस हैज बीन गिवन राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, यानी किसी भी गवाह को गवाही देने से पहले अपनी मेमोरी को ताजा करने के लिए यानी याद करने के लिए प्रोविजन दे रखा है, वो है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है 22। द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर। फ्री लीगल एड, फ्री जो है कानूनी सहायता देने के लिए किस सेक्शन में प्रोविजन है? सेक्शन 304, सेक्शन 304 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन है 23। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, यानी गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर किसी भी आदमी को जो अरेस्ट किया है 24 घंटे
घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये प्रावधान किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 57 ऑफ CRPC, यानी बी इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है 24, हु मे रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC। ये आपको पता है कि हर जगह बात होती है सेक्शन उसके 164 के बयान हो गए नहीं हो गए, ये मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं या किसी जुडिशियल ऑफिसर के सामने होते हैं। तो 24 का आंसर है ऑप्शन बी। द प्रोविजन रिलेटिंग प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग ऑफेंस। ये कह रहे जो प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग का वो किस उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन ए है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन, और अभी दो ऑप्शन और हैं जो अगले पेज पे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसलिए क्वेश्चन 25 का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नीचे दियो में से कौन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता? यह है नेचुरल गार्डियन ऑफ ए माइनर। जो माइनर होता है, अंडर एज पर्सन होता है, टीनेज बोलते हैं, तो उसको का नेचुरल गार्डियन है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो 26 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 27, द डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस वाज एक्सप्लेन इन द लीडिंग केस। किस लीडिंग केस में लीज पेंडेंस को एक्सप्लेन किया है? 23 का आंसर है ए, बिलेमी वर्सेस सबाइन। बिलेमी वर्सेस सबाइन जो केस था वो लीज पेंडेंस पे था। अगला क्वेश्चन है 28, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन। किस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? ये केस था री दिल्ली लॉज एक्ट केस। री दिल्ली लॉज एक्ट, ये काफी फेमस केस था जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, इसलिए 28 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 29, ए प्रोस्पेक्ट विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन इज नोन एज। कोई सिक्योरिटी है उसमें पूरे पर्टिकुलर क्वांटम या प्राइस नहीं दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। 29 का आंसर है सी, रेड हेरिंग prospect. Of question number 30, when there is no profit in 1 year or the profit of a company is not enough to pay the fixed dividend on preference shares, the areas of dividends are to be carried forward. कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, वो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं देती है, तो जो डिविडेंड का एरियर जो है ना आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ताकि पेड बिफोर इंडिविजुअल इज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर। जब ऑर्डिनरी शेयर पे पे किया जाएगा तो उस टाइम इसको भी पे हो जाएगा, ये एरियर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन में आता है, तो 30 का राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है 31, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है वो डिस्प्यूट माना गया जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में हो, वर्कमैन के बीच में हो, मास्टर एंड वर्कर, ये सभी जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। पहले पेज पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताया था, तो अब ये कह रहे हैं ये ऑप्शन दे दी। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस में? 1 and 2, ये दूसरा है 4 और तीसरा है 1, 2, 3 and 4। तो हमारी राइट ऑप्शन है 1, 2 and 3, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द कंसेप्ट ऑफ PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कौन था जज? PN भगवती। PN भगवती जी ने ये कंसेप्ट लाया था। अगला क्वेश्चन है 33, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड ए नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ वीमेन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड टू रिहेबिलिटेट देयर चिल्ड्रन थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर्स एंड सो एज टू प्रोवाइड देम विद डिग्निटी ऑफ पर्सन। जो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं ना औरतें, उनके बच्चों को रिहेबिलिट करने के लिए काफ़ी जो है ना वेलफेयर फ़ायदे के जो है ना मेजर्स इंजाम किए गए हैं, एंड सो एज टू प्रोवाइड देम विद डिग्निटी, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सकें और उनका गुजारा वगैरह और जो सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक विकास उनका किया जा सके। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी डायरेक्शन? वो केस था, ये ऑप्शन बी है इसका आंसर, गौरव जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। गौरव जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 34, एक्स स्ट्राइक ए। एक्स जो है
ए को धक्का देता है। ए इज बाई दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेंज, ए को गुस्सा आ जाता है इस कारण। वाई ए बाई स्टैंडर इंटेंडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ ए रेज, ए के गुस्से का फ़ायदा उठाता कोई जो पास में खड़ा है वाई, एंड काज हिम में किल एक्स, टू काज हिम, और उसको उकसाता है तू एक्स को मार दे। गिव्स ए रिवॉल्वर इनटू एज एंड, और ए के हाथों में रिवॉल्वर पकड़ा देता है। ए किल्स एक्स, ए जो है ना एक्स को मार देता है रिवॉल्वर के साथ। तो इसका राइट आंसर है ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग मर्डर एंड वाई इज लाइबल फॉर अबेटिंग मर्डर, यानी वाई ने ए को अबेट किया तो उस पर भी अबेटिंग का चार्ज लगेगा, मर्डर को अबेट करने का। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है 35, राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ, यानी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत फ्री कानूनी सहायता को मंजूरी दी गई थी, रिकॉग्नाइज शामिल किया गया, तो किस केस में हुआ था ये फैसला? ये 35 का आंसर है बी, MH ऑस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1548, इसमें जो है ना ये फैसला हुआ था। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाज द कंसेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड? ऑप्शन ए में यूनाइटेड किंगडम दे रखा है, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे। बी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी इंडिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो PIL का कंसेप्ट जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शुरू किया है, तो 36 का आंसर है बी। और अगला क्वेश्चन है 37, द पार्टीज विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ये प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के किस सेक्शन में किया गया है? सेक्शन 28। तो 37 का आंसर है बी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल? किस तरह की प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफरेबल है, यानी स्थानांतरित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है डी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित ना हो वो सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 39, तो इसकी राइट ऑप्शन ए है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर TP एक्ट? तो ये नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है? तो ये आंसर है इसका सेल्स ऑफ ए सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की बिक्री जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है, तो राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 40, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम? तो कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार दूसरे व्यक्तियों की इनकम में क्या इंक्लूड होता है? तो ये दे रखा है, इसका राइट आंसर है बी, 62, 65। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 41, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज? हर साल के पहले अप्रैल के दिन 12 महीने काउंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो होता है असेसमेंट ईयर। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है उसके लिए असेसमेंट ईयर होता है, आने वाला ईयर, और जो पास्ट हो गया उसकी रिटर्न भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है 42, विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? इसका सेक्शन है 10A के तहत वैलिडिटी शो होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर गिवन? जो ये IPC में प्राइवेट डिफेंस दिए हुए हैं ये अंडर सेक्शन 96 से 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसमें दिए हुए हैं प्राइवेट डिफेंस, इसलिए 60 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 61, ए क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो लीडिंग क्वेश्चन पूछता है विटनेस से उसको टेस्टिफाई करने के लिए, तो इसका 61 का आंसर है बी।
अगला क्वेश्चन है 62, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी इज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये किसके लिए है? ओनली वाइफ के लिए। तो 62 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 63, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट ए चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। ये सेक्शन 16 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, सेक्शन 16। तो 63 का आंसर है डी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स, ये बताना है अगले क्वेश्चन में, 64 नंबर क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ये कह रहा है नंबर 1 में ए फैक्ट्री, ए माइन, और 3 में प्लांटेशन एंड इंडस्ट्री। अब इसके नीचे पेयर दिए हुए हैं, उन पेयर में से बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ए, जिसमें 1 2 3 4 चारों के चारों जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 65, स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली इफ एट लीस्ट खालिस्तान % ऑफ वर्कर्स आर इन सपोर्ट ऑफ स्ट्राइक। 15%, कम से कम 15% वर्कर्स स्ट्राइक के सपोर्ट में होने चाहिए, तभी वो स्ट्राइक कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई। इसका 43 का आंसर है ए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके तहत जो है ना पोजेशन लेगा। अगला क्वेश्चन है 44, सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद। इनमें ये कोई भी नहीं है। सेक्शन 39 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वॉइड और वॉइडेबल ये आएगा इसका, इसलिए इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डिफाइंस द टर्म ऑनर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ऑनर को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? ये 45 का आंसर है ए, सेक्शन 2 है और उसका 30 पार्ट है, उसमें डिफाइन किया। अगला क्वेश्चन है 46, ये कह रहे हैं अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न, कोई फैक्ट्री जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 100 वर्कमैन, यानी ऐसी इंडस्ट्रियल कंसर्न है जो 100 से कम आदमियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, उसको इंडस्ट्री माना जाएगा एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसलिए 46 का राइट आंसर है ए। अब क्वेश्चन है 47, अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत कंपनी का क्या मतलब है ये बताना है। इस 47 का आंसर है ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन क्लाज सीसी, इसको कंपनी माना जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है 48, ए डम विटनेस, एक बहरा गवाह गिव एविडेंस इन राइटिंग, अपनी गवाही जो है लिखित में देता है ओपन कोर्ट में। सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज, उसको कैसी गवाही माना जाएगा? इसका राइट आंसर है ए ओरल एविडेंस। अगला क्वेश्चन है 49, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही 4 ऑप्शन में से कौन सा एक कोर्ट नहीं है? देखो लीगली ऑथराइज ये भी कोर्ट में आएगा, जजेस भी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट भी। आर्बिट्रेटर जो है ना वो कोर्ट नहीं है, इसलिए 49 की राइट ऑप्शन है डी। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन विद इन विच फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। फास्ट ट्रैक्स आर्बिट्रेशन के कंप्लीट करने का पीरियड है 6 मंथ और जो ऑर्डिनरी है उसका 12 मंथ है। तो 50 का आंसर है ए। 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द फॉर्म ऑफ समन।
इन चार ऑप्शनों में से कौन सा जो है संबंध का फॉर्म है? ये सेक्शन 61 है, इसके तहत संबंध की फॉर्म को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 61 में कवर है संबंध। अगला है अंडर CRPC प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जज इज प्रोवाइडेड। जज का प्रोसिक्यूशन करने के लिए किस सेक्शन में प्रावधान है? सेक्शन 197 ऑफ CRPC। अगला क्वेश्चन है 53। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड बाई द, यानी बोथ पार्लियामेंट के दो स्तर राज्यसभा और लोकसभा, उनका ज्वाइंट सेशन कौन कॉल कर सकता है? प्रेसिडेंट। इसलिए 53 का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 54। स्पेसिफिक रिलीफ खालिस्तान वेयर द एग्रीमेंट इज मेड विद माइनर फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट बी गिवन। स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेगा अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्टेट यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 3 SCR 428। ये एक केस है। ये केस किस पे बेसिस था? ये था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ऊपर। तो 55 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 56। एक्स इज लिविंग इन पुणे। एक्स जो है पुणे में रह रहा है। एंड वाई इज ब्रदर इन मुंबई, और उसका भाई जो वाई वो मुंबई में रह रहा है। एक्स वांट टू फाइल ए सूट फॉर पार्टीशन ऑफ देयर ज्वाइंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली एंड बंगलोर। दिल्ली और बंगलोर में ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो एक्स सूट कहाँ डालेगा? तो इसका राइट आंसर है 56 का सी। द सूट में भी इंस्टीट्यूटेड आइदर इन दिल्ली जहाँ वो रह रहा है या फिर जहाँ प्रॉपर्टी है बंगलोर, वहाँ दोनों जगह में से किसी में भी डाल सकता है। इसका 56 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 57। एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई इज सिचुएटेड, यानी वाई ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना भोपाल में उसकी, एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंदौर। जो रॉन्ग डूअर जो इंदौर में रह रहा है, ए सूट टू ऑब्टेन द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड, यानी वो कहाँ डलेगा? या तो आप भोपाल में डाल सकते हो, प्रॉपर्टी भोपाल में है, या फिर इंदौर में डाल सकते हो जहाँ रेजिडेंस है। अगला क्वेश्चन है 58। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कूलिंग रादर देन ग्लोबल वार्मिंग? क्या चीज़ है जो ग्लोबल कूलिंग करती है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है? एरोसोल्स जो हवा के कण हैं वो जो है ना ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं, इसलिए इसका 58 का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 59। ए एंड बी एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर एम्यूजमेंट। ए और बी जो है ना अपने बीच में फेंसिंग लगाना चाहते हैं। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग के कारण अगर कोई नुकसान उनको होता है तो दोनों उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मे बी कार्ड विदाउट फाउल प्ले, बगैर किसी गलत गेम के जो है ना कोई अगर नुकसान होता है तो दोनों जिम्मेवार होंगे। वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स बी, ए कमिट्स नो ऑफेंस। फेयरली सही तरह रहते हुए बी को चोट लग जाती तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये प्रोविज़न किस सेक्शन में है ये बताना है आपने। ये सेक्शन 87 है। क्वेश्चन नंबर 66। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर द फॉलोइंग एरिया। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इन चार ऑप्शन दे रखी हैं: कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, ट्रेड यूनियन। इनको कवर करते हैं। तो अब आपने ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ राइट आंसर है डी, चारों ही सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67। लेटिन वर्ड है रैश स्पा लिक्विटर मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो 67 का आंसर है ए, थिंग्स स्पीक्स इट्स स्टोरी इटसेल्फ, यानी जो हालात जो हैं वो कहानी को अपने आप बताते हैं। तो 67 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 68।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन से केस में प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट इवॉल्व किया था, यानी ये डिस्कस हुआ था। तो ये 68 का सही आंसर है बी, प्रीस्टली वर्सेस फॉवलर। अगला क्वेश्चन है 69, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना वो सहमत होते हैं कोई गैरकानूनी काम करने के लिए, या एक काम करने के लिए जो गैरकानूनी नहीं है लेकिन काम करने का तरीका गैरकानूनी है, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कंस्पायरेसी हो जाएगी। या तो गैरकानूनी काम करना या सही काम को गैरकानूनी तरीके से करना, ये क्रिमिनल कंस्पायरेसी है। अगला क्वेश्चन है 70, द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेडिशन आर गिवन। जो देशद्रोह के प्रावधान हैं वो किस में दिए गए हैं, वो है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 124A है, उसके तहत सेडिशन को किया गया। मैंडेमस में बी इशूड बाई, ये एक तरह की रिट है मैंडेमस। इसको कौन इशू करता है, देखो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करती नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों करती हैं। तो राइट आंसर है डी, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है 72, द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एडिड बाई, ये कौन से संशोधन द्वारा ऐड किया गया था प्रशासकीय ट्रिब्यूनल बनाने का, ये था 42वां अमेंडमेंट, 42वां संशोधन था कानून उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को ऐड किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन 73, व्हेन 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए जनता की शांति को भंग करते हैं, दे आर सेड टू कमिट, उन्होंने कौन सा अपराध किया है, ये है इसका 73 का राइट आंसर बी, एन अफरे अपराध किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है प्रमोशन ऑफ क्लास हेटर्ड इज गिवन अंडर, यानी जो हेटर्ड की श्रेणी में आता है वो कौन से सेक्शन के तहत मेंशन है, सेक्शन 153A ऑफ द IPC, इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 153A है वो जो हेटर्ड को कवर करता है। तो 74 का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 75, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 29 एंड 300 वाज मेड क्लियर बाय मेलविल जे इन, यानी जो सेक्शन 299 और 300 है उसके बीच का साफ सुथरा डिस्टिंक्शन, उसके बीच का अंतर बताया था किस केस में, ये बाई मेलविल जे जज था, उसने किया था ये। 75 का सही आंसर है बी, रेज वर्सेस गोविंदा, इस केस में किया था। अगला क्वेश्चन है 76, ए रिजाइड एज हैदराबाद, ए हैदराबाद में रहता है और बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है, तीनों यानी ए बी सी अलग अलग शहरों में रहते हैं। ए बी एंड सी बीइंग टुगेदर एट इलाहाबाद, तीनों इलाहाबाद इकट्ठे हुए, बी एंड सी मेक ए जॉइंट प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड, बी और सी ने जॉइंटली संयुक्त रूप से एक प्रोमिसरी नोट बनाया और ए को दे दिया। तो अब पैसा नहीं मिलता तो ए में शू बी एंड सी, ए जो है बी और सी के खिलाफ मुकदमा डालेगा, कहाँ डालेगा, इलाहाबाद, तीनों इकट्ठे हुए, काज ऑफ एक्शन वहाँ भी राइज हुआ तो इलाहाबाद में भी डाल सकता है, कलकत्ता में बी रह रहा है वहाँ भी डाल सकता है, दिल्ली में सी रह रहा है वहाँ भी डाल सकता है, तो तीनों स्थान में से किसी भी स्थान में डाल सकता है। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबो। अगला क्वेश्चन है 77, सेक्शन 25 empowers the Supreme Court to transfer any suit, appeal और other proceeding, सेक्शन 25 जो है ना सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है किसी भी केस को या अपील को ट्रांसफ़र करने का। तो ये ऑप्शन है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, फ्रॉम वन सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू अनदर सिविल कोर्ट इन एनी अदर स्टेट, यानी ये दोनों अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन सी सेट ऑफ द क्लेम, इस किस प्रावधान के तहत सी जो अपना क्लेम सेट ऑफ कर सकता है। इसका राइट आंसर है बी, ए शूज सी ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹500
शी होल्ड्स ए डिग्री अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट ऑफ रुपीज़ 1000। इसके तहत सेट ऑफ हो सकता है। तो इसकी राइट ऑप्शन है 78 की बी। अगला क्वेश्चन है 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा किस सेक्शन का तहत? सेक्शन 53A ऑफ CRPC। तो 79 का राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है 80, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 ऑफ द CRPC एन एक्यूज पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर नॉट मोर देन, ऑप्शनों में से बताना है 15 डेज एट वन टाइम। एक बार में 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड जो है ना नहीं ले सकती पुलिस से पूछताछ के लिए। अगला क्वेश्चन है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ए वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अडॉप्ट करने के लिए कौन सी जो इसेंशियल है, 4 में से आपने बताना है। 81 का सही आंसर है बी, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ ए चाइल्ड। यानी एक बच्चे का एक्चुअल में वास्तविक में लेना देना एक इसेंशियल है, जो इन ऑप्शन दी हुई इनमें से छांटना था। वैसे तो कई इसेंशियल एक्ट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 82, हिंदू मेल कैन अडॉप्ट ए फीमेल चाइल्ड इफ़ द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द टू इज़ ऑफ मोर देन। यानी एक हिंदू व्यक्ति जो है ना एक स्त्रीलिंग बच्चे को, यानी एक बच्ची को, लड़की को गोद ले सकता है जब दोनों के बीच में मोर देन 21 ईयर, 21 साल से ज़्यादा का अंतर हो तभी ले सकता है। तो 82 का आंसर है डी। अब 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ए डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। धारा 21 से जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की है, उसके तहत कौन डिपेंडेंट नहीं है? ग्रांड मदर। तो 83 का सही आंसर है ए, ग्रांड मदर जो है डिपेंडेंट में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है 84, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मेथड अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये कह रहे हैं कौन सा जो है ना ADR का मेथड नहीं है? मिनी ट्रायल। 84 का आंसर है ए, मिनी ट्रायल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसिलेटर अलाउड इन ए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग? ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे? इनमें दे ही नहीं रखा है, ज़्यादा 3 हो सकते हैं। तो 1, 2, 5, इसलिए इसका राइट आंसर है नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है 86, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ए सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है? तो इसका सही आंसर है 86 का बी, सेम एज ए सेटलमेंट अवार्ड। सेटलमेंट अवार्ड जैसा ही इसका स्टेटस है। अगला क्वेश्चन है हदीस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इट कंप्राइजेज, इसका राइट आंसर है बी, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द प्रोफेट। प्रोफेट के शब्द और उसकी एक्शंस जो है ना हदीस में लिखी हुई है, ये मुस्लिम लॉ का एक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 88, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड किस एक्ट, किस कानून के तहत स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है 88 का सी, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अगला क्वेश्चन है 89, ए कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज के दौरान अपने स्पाउस को कोई कम्युनिकेशन दी अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो है ना इसके तहत सेक्शन 122 के तहत रिमेन्स प्रिविलेज एवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज के बाद भी ये प्रिविलेज रहेगी और वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना लड़का कर सकते ना लड़की। Which section of the Indian Evidence Act provides that an accomplice is a competent witness? किस सेक्शन में है इसका प्रावधान? ये तो ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। 90 का सही आंसर है सी, सेक्शन 133। अगला क्वेश्चन है 91, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रीटेंशन? 91 का आंसर है परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है 92, एडम स्मिथ हैज इनमरेटेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, दे आर। यानी एडम स्मिथ ने कैनन जो है ना टैक्सेशन की कैनन इनमरेट की थी जो सबको एक्सेप्टेबल थी, वो कौन सी थी? ये इसका सही आंसर है डी, इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है 93, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन
इनकम टैक्स लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन द ईयर, यानी जो इनकम टैक्स लॉ है भारत का, उसमें फर्स्ट टाइम सर जेम्स ने विल्सन ने क्या कब इंट्रोड्यूस किया था? ये 1860 में। यानी इनकम टैक्स एक्ट जो है इंडियन का, ये 1860 में लागू हुआ फर्स्ट टाइम, भाई कोई इनकम टैक्स भी देना है जनता को। अगला क्वेश्चन है 94, ए शूट में बी डिसमिस अंडर ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 के तहत, जो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 9 है, उसके तहत एक जो मुकदमे को डिसमिस किया जा सकता है। तो ये 4 काज दिए हैं। वेयर द समन इज नॉट सर्व्ड अपॉन डिपेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिव फेलियर टू पे कॉस्ट फॉर सर्विस, यानी प्लेंटिव ने कॉस्ट जमा नहीं कराई इसलिए सम्मन नहीं हुआ। वेयर नीदर द प्लेंटिव नोर द डिपेंडेंट अपीयर, जो ना तो प्लेंटिव आ रहा है ना डिपेंडेंट आ रहा है, ये रूल 3 है, पहला रूल 2 था। और तीसरा प्रोविजन, वेयर प्लेंटिव आफ्टर सम्मन रिटर्न अनसर्व्ड, यानी प्लेंटिव का सम्मन कराया वो अनसर्व्ड वापिस आ गया। फेल फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश सम्मन, दोबारा 7 दिन के अंदर दोबारा फ्रेश सम्मन अप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल 5 है। Where on date fixed for hearing in a suit only defendant appear, बचाव पक्ष आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये रूल 8 है। अब इसमें से आपने कॉम्बिनेशन बताना कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो ये कोड है 1 2 3, ये 1 2 3, यानी ये तीनों के बेस पे भी, और बी है 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 होगा तो भी, और फिर सी है 2 3 एंड 4, यानी ये चारों ही रिलेवेंट फैक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबोव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 95, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए 95 का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 96, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, तो 96 का सही आंसर है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए पर्सन, कौन से रिट में जो है ना इंसान की बॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ती है? ये है हैबियस कॉर्पस, 97 का सही आंसर है डी, 98। रेस्ट्रिक्शन मे नॉट बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1) का सबसेक्शन ए ऑन दिस ग्राउंड, किस ग्राउंड पे जो है ना रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जा सकती स्वतंत्रता? इसका 98 का राइट आंसर सी, सेडिशन, विद्रोह के कारण रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकते, कार्रवाई कर सकते हो जो भी कर। अगला क्वेश्चन है 99, राइट गारंटी टू सिटीजन ओनली इज ए, इनमें से जो आर्टिकल दिए हुए हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) सही है, 99 का सही आंसर है सी, आर्टिकल 19(1)(a। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट 100, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ये सही आंसर है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज मैंने इस स्टाइल में पढ़ाया है कि मिनिमम टाइम रखा जाए वीडियो रिकॉर्डिंग का। मैं एडवोकेट कृष्ण कुमार अब आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट लिखना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करें और नौकरी मिलने में आपकी सहायता। थैंक यू।